Hello students, so let us come to next topic, and the topic is natural motion. So what is natural motion? Consider a dynamical system with n degree of freedom. अब ये चीज़ें आपको पता है, n degree of freedom means total number of generalized variables. Consider a dynamical system with n degree of freedom and Hamiltonian h having function q, p, t. H is function of q, p and t. Q itself means q1 q2 so on qn, p itself means p1 p2 so on pn, है ना. जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड मोमेंटा, टाइम. अ मोशन इज सेट टू बी नेचुरल, याद करिए इसको. अ मोशन इज सेट टू बी नेचुरल विद हैमिल्टन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो बोलता है कि कोई भी मोशन जो है विद रिस्पेक्ट टू हैमिल्टन नेचुरल कहलाएगा अगर वो इन तीन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. कौन सी इक्वेशन? जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशंस थी, कर लिया चोर कर ली पी रो इक्वल टू क्यू रो डॉट, कर लिया चोर कर ली क्यू रो इक्वल टू माइनस पी रो डॉट एंड कर लिया एच टी, कर लिया छोटा कर ली टी इक्वल टू एच डॉट. ये जो तीन हैमिल्टन की इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये जहाँ पर भी एग्जिस्ट करेंगी या फिर यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई होंगी, उस तरह के मोशन को हम बोलेंगे दैट मोशन इज नेचुरल मोशन. तो सिंपली नेचुरल मोशन इज नथिंग बट द मोशन विच सेटिस्फाई हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशंस. उसका स्पेस ऑफ इवेंट, स्पेस ऑफ इवेंट क्या होता है? लेट अस डिनोट द सेट ऑफ ऑल नंबर्स q1 q2 सो ऑन कॉमा q1 कॉमा t बाई en+1. जो मैंने n वेरिएबल्स दिए और एक टाइम पीरियड लिया मैंने. मान लीजिए इन तमाम वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल E पैर में n+1. ठीक है जी. उसके बाद हमने क्या किया, इस कैपिटल en+1 में एक एलिमेंट उठाया, ये एलिमेंट उठाया. अब देखो en+1 कितना एलिमेंट है? n+1 एलिमेंट है. इसका मतलब कैपिटल en+1 में जो भी एलिमेंट उठेगा उसका डायमेंशन क्या होगा? n+1. ठीक है, डायमेंशन मतलब ये कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने टुपल हैं वहाँ पे. तो जितने टुपल होंगे दैट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस. देन x हैज़ n+1 डायमेंशन. वी से x एज इवेंट. तो इस x को हम नाम देंगे इवेंट, याद करिए इसको. इस x को हम नाम देंगे इवेंट. और ये जो en+1 हमने नोटेशन ली थी, इसको देंगे नाम हम स्पेस ऑफ इवेंट. दिस इज कॉल्ड स्पेस ऑफ इवेंट, याद करिए. और इसमें जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे उसको नाम देंगे सिंपल इवेंट. ये जो अभी काम है थोड़ा थ्योरेटिकल वर्क है, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा इसको, पर है आसान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ये चीज़ क्लियर होगी. en+ बन जाएगा आपका स्पेस ऑफ इवेंट और en+1 के एलिमेंट जो होंगे वो बन जाएंगे सिंपल इवेंट. तो क्वेश्चन नंबर 18, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिस्कस इंटेग्रल ऑफ एक्शन. डिस्कस इंटेग्रल ऑफ एक्शन. इंटेग्रल ऑफ एक्शन मीन्स एक्शन फॉर एन आर्बिट्ररी मोशन एंड वेरिएशन ऑफ एक्शन. मतलब एक तो जो आर्बिट्ररी मोशन है उसका क्या एक्शन है, उसको बोलेंगे हम इंटेग्रल ऑफ एक्शन, और उसके बाद फिर स्टडी करेंगे हम वेरिएशन ऑफ एक्शन. तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक इंटेग्रल ऑफ एक्शन, एक वेरिएशन ऑफ एक्शन. तो वी कैन डिस्क्राइब अ मोशन फ्रॉम एन इवेंट ए टू एन इवेंट बी. हमने एक मोशन लिया जो इवेंट ए से स्टार्ट हुआ और इवेंट बी तक गया, बाई राइटिंग ये क्यू रो इक्वल टू क्यू रो इज फंक्शन ऑफ यू, पी रो इज फंक्शन ऑफ यू, टी इज फंक्शन ऑफ यू. बेसिकली क्या है आपको पता है, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थे, और कोऑर्डिनेट फर्दर जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं हम पैरामीटर. आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स सिंगल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करें, जब भी हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिंगल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करें और ज्योमेट्रिकली हम उसको ट्रेस करने की कोशिश करें, तो दैट इट सेल्फ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कर्व. रिप्रेजेंट अ कर्व, ध्यान रखना इस चीज़ का. जब भी वेरिएबल सिंगल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करें तो ज्योमेट्रिकली जब उसको ट्रेस करते हैं तो दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कर्व. और जब भी वेरिएबल्स दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करें, जैसे क्यू रो ऑफ यू कमा वी, पी रो ऑफ यू कमा वी, दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करें, तो दे इट सेल्फ रिप्रेजेंट सम सरफेस. सम सरफेस माइंडेड. तो देखते हैं ज़रा. वेयर यू इज पैरामीटर सच दैट एट ए, ये सारी सपोजिशंस हैं. ए पॉइंट के ऊपर हमने मान लिया यू u1 के बराबर है, और बी पॉइंट के ऊपर यू ले लिया हमने u2. अब देखो ज़रा, ये कितने वेरिएबल थे? n वेरिएबल, q1 q2 सोन qn. ये कितने वेरिएबल थे? n वेरिएबल, p1 p2 सोन pn. टोटल कितने हो गए? 2n वेरिएबल प्लस एक वेरिएबल ही आ गया. ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए? 2n+1. तो क्लियरली दीज आर 2n+1 फंक्शंस ऑफ u. अल्टीमेटली हमारे लिए तो वेरिएबल है, पर अपने आप में ये फंक्शन है. क्यों? क्योंकि दे डिपेंड्स अपॉन यू. तो दे आर फंक्शंस विच आर डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, तो क्लियरली दीज आर 2n+1 फंक्शंस ऑफ स्मॉल यू. कंसिडर अ कर्व सी इन en+1 स्पेस. ये ले लिया मैंने स्पेस, इवेंट ऑफ स्पेस ले लिया मैंने en+1. अब आपको पता है en+1 क्या होता है, जिसकी डायमेंशन जो होती है वो n+1 होती है.
ठीक है। तो ये एक कर्व ली मैंने सी, ये इस ई एन प्लस में मैंने एक कर्व ले ली कोई इस तरह की, यहाँ से हमारा मोशन स्टार्ट हुआ कैपिटल ए पॉइंट से, ठीक है। पैरामीटर ले लिया u1, ये सी कर्व है, और बी तक हम पहुँचे, बी के ऊपर पॉइंट ले लिया u2। कंसिडर कर्व सी इन ई एन प्लस वन स्पेस सच दैट, इस तरीके से ली कि मोमेंटम जो मोमेंटा जिसको बोलते हैं हम जनरलाइज मोमेंटा पी रो इज अटैच्ड एट ईच पॉइंट ऑफ सी। ये मोशन आपने इस तरीके से लिया कि इस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर मोमेंटा है, हर पॉइंट के ऊपर मोमेंटा है, ध्यान रखना पी रो हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके नेक्स्ट, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको सी टी एम। वी डिफाइन द एक्शन अलोंग कर्व सी एज, तो इस कर्व के अलोंग जो हम एक्शन डिफाइन करेंगे वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे, ये इसको करेंगे आप याद। इसको 2 3 4 तरीके हैं डिफाइन करने के। नंबर 1 ये कैपिटल एस इक्वल टू इंटेक्शन u1 to u2, याद करिए इसको, समेशन रो इक्वल टू 1 to n पी रो करली क्यू रो ओवर करली यू माइनस एच डी टी बटा डी यू होल इंटू डी यू। इसको याद करना है आपने, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। तो जो कर्व के लॉन्ग एक्शन है दैट इज गिवन बाई एस इक्वल टू u1 to u2 इंटीग्रेशन u1 to u2 समेशन रो इक्वल टू 1 to n पी रो करली क्यू रो बटा करली यू माइनस एच डी टी बटा डी यू इंटू होल डी यू। इसको कर दीजिए नंबर 1। या इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, एस इक्वल टू u1 कॉमा u2 की जगह u1 to u2 की जगह हम a to b यूज़ कर सकते हैं। ए और बी पॉइंट्स थे आपके इनिशियल पॉइंट्स, ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट। इंटेक्शन a to b इन प्लेस ऑफ u1 to u2 वी कैन राइट a to b समेशन रो इक्वल टू 1 to n एज इट इज़, पी रो एज इट इज़, करली क्यू रो बटा करली यू को वी कैन रिप्लेस विद द डी क्यू रो, ठीक है जी, डी क्यू रो माइनस एच डी टी, ये डी यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस एच डी टी, ये करली क्यू रो कन्वर्टेड टू डी क्यू रो, आपको पता है अब ये चीज़ें, क्योंकि क्यू रो इज फंक्शन ऑफ यू ओनली, तो कर्ल को वी कैन रिप्लेस बाई डी स्मॉल डी, ठीक है। तो इनसे यू आपकी भाषा में यू कैंसिल हो जाएगा इसके साथ कट के। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में, ये तो पी रो डी क्यू रो, पी रो की जगह आ गया पी वेक्टर, डी क्यू रो की जगह आ गया डी क्यू वेक्टर माइनस एच डी टी। तो ये 3 फॉर्म है इसको लिखने की, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपकी मिनिमाइज्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये आपकी वेक्टर फॉर्म। तो इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो मोस्टली हम इसको यूज़ करेंगे। ये आ गया नंबर 2, दिस इज कॉल्ड इंटेग्रल ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं हम इंटेग्रल ऑफ एक्शन, ठीक है जी, यू हैव टू लर्न इट। उसका अगला है आप वेरिएशन ऑफ एक्शन। तो इंटेग्रल ऑफ एक्शन आ गया अलोंग कर्व, वेरिएशन ऑफ एक्शन आएगा अलोंग सरफेस। तो लेट अस कंसिडर इन्फिनिटी ऑफ मोशन, जिस तरीके से आपने यहाँ पर इंटेग्रल ऑफ एक्शन में सिर्फ एक ही कर्व ली थी, वेरिएशन ऑफ एक्शन में हम इन्फिनिट नंबर ऑफ कर्व्स लेंगे। कैसे लेंगे बता रहा हूँ आगे मैं। लेट अस कंसिडर इन्फिनिटी ऑफ मोशन ईच विद अटैच्ड मोमेंटम, ये हम पहले बात कर चुके हैं इसमें लाइन ऑफ एक्शन में, कि हर पॉइंट के ऊपर मोमेंटम तो होगा सेम इज हेयर, इस सरफेस जो वेरिएशन ऑफ एक्शन में जो सरफेस बनेगा उस सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर मोमेंटम होगा ही होगा। सो लेट अस कंसिडर इन्फिनिटी ऑफ मोशन ईच विद अटैच्ड मोमेंटम एज क्यू रो इज फंक्शन ऑफ यू कॉमा बी, पी रो इज फंक्शन ऑफ यू कॉमा बी, एंड टी इज फंक्शन ऑफ यू कॉमा बी, ठीक है जी। और ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि अगर वेरिएबल 2 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करें तो दे ऑलवेज रिप्रेजेंट सम सरफेस। इसका मतलब जब आप नंबर ऑफ कर्व्स लेंगे इस तरह की, तो ये नंबर ऑफ कर्व्स मिलके एक नए सरफेस को जनरेट करेंगे, ठीक है, नए सरफेस को जनरेट करेंगे। वेर u इज पैरामीटर फ्रॉम u1 to u2, u तो ले लिया हमने u1 to u2 और v को कर दिया फिक्स, एंड v इज सेकंड पैरामीटर विच इज सेम फॉर ईच मोशन, हर कर्व के ऊपर v जो है वो फिक्स कर दिया हमने स्मॉल v। दस द सेट ऑफ मोशन अपेयरिंग इन en+1 स्पेस आर द सेट ऑफ कर्व्स, ये ले लिए नंबर ऑफ कर्व्स, आर द सेट ऑफ कर्व्स एज शोन इन फिगर। ये ए पॉइंट बी पॉइंट, ये एक मोशन, फिर ये दूसरा मोशन, ये तीसरा मोशन, चौथा मोशन एंड सो ऑन। तो इस मोशन में क्या किया हमने, मोमेंटा जो है दैट इज एट एवरी पॉइंट, यू की वेरिएशन u1 to u2 और v आपका थ्रू आउट फिक्स है, ठीक है, हर मोशन में v जो है इट इज फिक्स्ड। सो लेट अस डिस्कस हाउ एक्शन चेंजेस फ्रॉम मोशन टू मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस कर्व से इस कर्व तक क्या चेंज आई, इस कर्व से इस कर्व तक क्या चेंज आई, यहाँ से यहाँ क्या चेंज आई, एंड सो कर्व टू कर्व क्या चेंजेस आ रही हैं। तो देखते हैं बारी बारी से। अब ध्यान से देखना जरा कैलकुलेशन वर्क कैसा रही है। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन ये आपके पास पड़ी ऊपर, ये नंबर 1 है। इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल वी डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल वी डिफरेंशिएट करना। तो ध्यान से देखें जरा, डी एस बटा डी वी, इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं। ध्यान रखना, कोई अगर ऐसा सोच रहा हो कि इसको डिफरेंशिएट किया तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, नो, दिस इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू यू
एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वी, तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो u1 टू u2 रो वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये फर्स्ट फंक्शन पी रो डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू वी क्या बन जाएगा, करली स्क्वायर क्यू रो ओवर करली वी करली यू प्लस फिर समेशन रो इक्वल टू 1 to n, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करली पी रो बटे करली वी माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी, डी टी बटा डी यू लिखो या करली टी बटा करली यू लिखो, इसको विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट किया तो करली स्क्वायर टी अपॉन करली वी करली यू, ठीक है। और फिर सेकंड फंक्शन करली टी और करली यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज करली एच बटा करली वी ब्रैकेट 1 इंटू स्मॉल डी यू, सिंपल डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल। क्लियर हो गया, इसको दे दीजिए नंबर 3, ये आ गया नंबर 3। तो आपने रिटेन करना है, इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि मैं बार बार पेज नहीं पलटूंगा। ये आपका नंबर 3 आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल कैलकुलेशन सिंपल डिफरेंशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट, नाउ वी नो इट इज़ वेरी मच क्लियर, करली और करली यू ऑफ करली क्यू रो और करली वी ऐसे लिखो, या करली स्क्वायर क्यू रो बटा करली यू करली वी ऐसे लिखो, या करली स्क्वायर क्यू रो करली वी करली यू ऐसे लिखो, ये एक ही बात है क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ध्यान से। तो ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर 3 था, ध्यान से देखिए ज़रा, ये जो नंबर 3 था इसकी ये फर्स्ट टर्म और इसकी ये वाली टर्म, अब इन दो टर्म को हम सॉल्व करेंगे। ये दो एज इट इज़ रखेंगे, इनको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को सॉल्व करके यहाँ पुट करेंगे और पुट करने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे इसको आगे। तो अब मेन टारगेट है इस टर्म को और इस टर्म को सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो ज़रा। तो पहले हम फर्स्ट टर्म लेके चल पड़े, इंटीग्रेशन u1 टू u2, समेशन को मैंने छोड़ दिया, समेशन साथ में नहीं लगा रहा हूँ। जब हम इसको वहाँ पुट करेंगे तो समेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी नंबर 3 में। तो इंटीग्रेशन u1 टू u2 पी रो करली स्क्वायर क्यू रो ओवर करली वी करली यू डी यू लेके चल पड़े। u1 टू u2 पी रो, इसको हमने लिख दिया करली और करली यू ऑफ करली क्यू रो बटा करली वी डी यू। अब लगा दिया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन कैसे होती है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू यू है इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव कैंसिल होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, भी लेफ्ट विद करली क्यू ओवर करली वी, ठीक है। ये लिखा है इसने, अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा ये। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट आ गया करली पी ओवर करली यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड की इंटीग्रेशन ली तो करली और करली यू कैंसिल हो जाएगा, करली क्यू ओवर करली वी डी यू। उसके बाद ये पी रो, इसको जब इंटीग्रेट किया तो ये आगे कर ली क्यू ओवर कर ली भी, आपको पता जैसे इंटीग्रेशन होती है तो इंटीग्रेशन की लिमिट लगाते हैं u1 टू u2 माइनस ये एज इट इज़, इसको कर दीजिए नंबर 4, इसको हमने नंबर 4 कर दिया। उसके बाद नंबर 3 की जो लास्ट टर्म थी, थर्ड टर्म जो थी, थर्ड टर्म एच करली स्क्वायर टी करली बी और करली वी करली यू डी यू, इसको सॉल्व करेंगे सेम प्रोसीजर, एच करली और करली यू ऑफ करली टी और करली वी, फिर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट करेंगे तो करली और करली यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा करली टी और करली भी लिमिट फ्रॉम u1 टू u2 माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसको दे दिया नंबर 5। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंटीग्रेशन और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, +2 लेवल के कंसेप्ट हैं ये। तो फर्स्ट टर्म भी सॉल्व कर ली, थर्ड टर्म भी सॉल्व करिए। अब इस 4 और 5 को उठाओ, अब ये थोड़ा टेक्निकल सा काम है, आपने ध्यान से देखना इसको 4 और 5 को उठाओ और नंबर 3 में पुट कर दो, ठीक है। जैसे नंबर 3 में पुट करेंगे आपके पास ये बन जाएगा डी एस बटे डी वी इंटीग्रेशन u1 टू u2, ठीक है जी, इंटीग्रेशन u1 टू u2 समेशन रो इक्वल टू 1 to n करली पी रो और करली भी जो सेकंड टर्म थी उसको मैंने पहले लिख दिया। नंबर 3 में जो सेकंड टर्म थी उसको पहले लिख दिया। नंबर 3 में जो सेकंड टर्म थी, अभी मैं इनको एक्चुअली में अगर तो तुम चाहो कि पुट कर दो, पुट करके फिर उसके बाद अरेंज करके ले लो, पर मैं 2 स्टेप 3 स्टेप इकट्ठे खा रहा हूँ कि इनको सब्सटीट्यूट भी कर रहा हूँ साथ में अरेंज भी कर रहा हूँ। तो जो नंबर 3 की सेकंड टर्म थी उसको पहले लिख दिया और जो लास्ट टर्म थी उसको दूसरे नंबर पर लिख दिया। ये सेकंड टर्म और ये लास्ट टर्म इनको क्लब कर दिया मैंने, क्योंकि इनको हमने सॉल्व नहीं किया था, इनको हमने पहले रख दिया। उसके बाद फिर अब फर्स्ट टर्म को पुट किया यहाँ पे, ठीक है जी, फर्स्ट टर्म को पुट किया, ये बड़ा फर्स्ट टर्म का ये जो सोल्यूशन है पी रो करली क्यू रो और करली वी लिमिट फ्रॉम u1 टू u2 माइनस समेशन u1 टू u2 करली पी रो ओवर करली यू करली क्यू रो ओवर करली वी डी यू माइनस फिर थर्ड टर्म को पुट किया, जो थर्ड टर्म सॉल्व की थी हमने ये बड़ी, इसकी वाली ये वो माइनस टाइम थी तो आगे माइनस एच करली टी ओवर करली वी u1 टू u2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके इस टर्म के साथ माइनस था, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है अभी। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, ये वाली टर्म है एज इट इज़, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये जो इंटीग्रेट हो चुकी टर्म, ये जो दो टर्में इंटीग्रेट हो चुकी हैं इनको हम लिखेंगे लास्ट में, और इसको और इस टर्म को यहाँ पर क्लब कर दिया। ये जो इंटीग्रेट हो चुकी हैं टर्म इनको सबसे लास्ट में रखेंगे, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पर हमने क्लब कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया ये, तो जो इंटीग्रेट हो चुकी थी टर्म वो लास्ट में आ गई, इसको कर दिया नंबर 6। उसके बाद इफ़ वी कंसिडर एन इनफाइनाइटसिमल चेंज, इनफाइनाइटसिमल होता है वेरी स्मॉल चेंज इन कैपिटल एस, मतलब मान लिया हमने एस में स्मॉल चेंज ले ली, ड्यू टू एन इनफाइनाइटसिमल चेंज इन वी, मतलब वी में अगर हम हल्की सी चेंज लेते हैं तो हमने मान लिया एस में भी हल्की सी चेंज होती है, इन पासिंग फ्रॉम कर्व सी टू द नेबरिंग कर्व, मतलब जो नीचे कर्व थी सबसे ज़्यादा ऐसा मोशन था ना, यहाँ से जब यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो हमने मान लिया कि स्मॉल चेंजेस वहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं इन स्मॉल वी एज वेल एज इन कैपिटल एस। देन वी कैन राइट, अब ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देन वी कैन राइट करली क्यू रो ओवर करली यू, नंबर 6 में जहाँ पर भी आपको करली क्यू रो ओवर करली यू इंटू डी यू नज़र आएगा उसको डी क्यू रो से रिप्लेस करेंगे, करली पी रो ओवर करली यू इंटू डी यू नज़र आएगा उसको डी पी रो से रिप्लेस करेंगे, करली टी ओवर करली यू डी यू नज़र आएगा उसको डी टी से रिप्लेस करेंगे, करली एच बटे करली यू डी यू नज़र आएगा उसको डी एच से रिप्लेस करेंगे। ये नंबर 6 में रिप्लेसमेंट होंगी, ध्यान रखना। और उसी तरीके से डी एस बटे डी वी इंटू डेल वी नज़र आएगा तो उसको डेल एस से रिप्लेस करेंगे, करली क्यू रो ओवर करली वी डेल वी नज़र आएगा तो डेल क्यू रो से रिप्लेस करेंगे, करली पी रो ओवर करली वी डेल वी नज़र आएगा तो उसको हम डेल पी रो से रिप्लेस करेंगे, करली टी ओवर करली वी डेल वी नज़र आएगा तो डेल टी से रिप्लेस करेंगे, एंड करली एच बटे करली वी डेल वी नज़र आएगा तो डेल एच से रिप्लेस करेंगे। ये चीज़ें आपको याद करनी है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं सारे ये। इक्वेशन नंबर 7 ये है, रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट इन पासिंग अलोंग अ कर्व सी टू द नेबरिंग कर्व। ये नंबर 7 जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द इंक्रीमेंट, डी पी रो डी एच डी टी डी क्यू रो, दीज आर द इंक्रीमेंट्स। एंड इक्वेशन नंबर 8 रिप्रेजेंट्स वेरिएशन, दिस रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट, और ये डेल वाली टर्म है दिस रिप्रेजेंट्स वेरिएशन वेन एवर देर इज चेंज इन स्मॉल वी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन जब आपने वी में स्मॉल चेंज, जैसे वी में स्मॉल चेंज ली तो ये टर्म्स रिप्रेजेंट कर रही है वेरिएशन, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुन लेना, ज़रा सिंपल काम है, कुछ नहीं है। अब आपने क्या किया, नंबर 6 को, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 थी ऊपर ये लंबी चौड़ी, इस नंबर 6 को क्या किया हमने, इस नंबर 6 को डेल वी से ध्यान रखना, डेल वी से मल्टीप्लाई किया, नंबर 6 की हर एक टर्म को डेल वी से मल्टीप्लाई किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 6 को अगर आप चाहें तो रफ कॉपी लेके अलग से अलग पेज के ऊपर इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, और हो सकता है मैंने यहाँ डायरेक्ट की हो तो थोड़ा ध्यान रखना आपने। नंबर 6 को डेल वी से मल्टीप्लाई किया, नंबर 6 को डेल वी से मल्टीप्लाई किया, और डेल वी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर 7 और नंबर 8 को यूज़ किया, नंबर 7 और नंबर 8 को यूज़ किया, ठीक है। नंबर 7 और नंबर 8 को यूज़ करने का मतलब कि जैसे आपने डेल वी से नंबर 6 की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आपको ये सारी टर्में नजर आएंगी, ये जितनी भी लिखी मैंने ये सारी टर्में नजर आएंगी। मतलब करली क्यू रो ओवर करली यू डी यू नजर आएगा, इसको डी क्यू रो से रिप्लेस करो, करली पी रो ओवर करली यू डी यू नजर आएगा, इसको डी पी रो से रिप्लेस करो, करली पी रो ओवर करली वी डेल वी नजर आएगा, इसको डेल पी से रिप्लेस करो, एंड सो ये सारी टर्में नजर आएंगी जैसे आप डेल वी से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद 7 और 8 को यूज़ करके आपके पास ये बन जाएगा। ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आसान काम है, कुछ नहीं है। तो डी एस बटे डी वी इंटू डेल वी बनेगा लेफ्ट साइड में, तो ये तो बन गया डेल एस। और उसी तरीके से नंबर 7 की जो नंबर 6 जो इक्वेशन थी, दैट इक्वेशन reduces to this number 9. So you can do. Which are the variation in capital S? So this equation itself represent the variation in capital S. ठीक है, तो ये आया वेरिएशन ऑफ एक्शन। ये आगे रिजल्ट फिर यूज़ होगा जाके, आई थिंक 3rd सेक्शन में यूज़ होगा जाके, तो इसको आपने रिटेन करना है। उसके बाद ये एक नोट है, इफ़ एफ इज़ एनी फंक्शन इन यू एंड वी, हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं है, इसकी बातें हम पहले फर्स्ट सेक्शन में थ्योरी कर चुके हैं। देन वी हैव करली स्क्वायर एफ बटा करली यू करली वी इक्वल टू करली स्क्वायर एफ बटा करली वी करली यू, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, इसको डी यू डेल वी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डी यू डेल वी से, इधर भी डी यू डेल वी से मल्टीप्लाई किया, इधर भी डी यू डेल वी से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का थोड़ा तरीका, यहाँ डी यू डेल वी और यहाँ डेल वी, यहाँ डी यू, ठीक है।
और यूजिंग 7 एंड 8, और 7 8 को यूज़ किया तो करली एफ और करली वी डेल वी बन गया, करली एफ और करली वी डेल वी बन गया डेल एफ, और करली एफ और करली यू डी यू बन गया डी एफ। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ डेल एफ। डी यू करली और करली यू डेल एफ लिखो या डी ऑफ डेल एफ लिखो की बात है। ठीक है, और ये डेल वी करली और करली वी डी एफ को लिखा हमने डेल ऑफ डी एफ। तो अगर आप ध्यान दें तो डी डेल डेल डी, मतलब डी और डेल को वी कैन इंटरचेंज। हालांकि ये बातें हम फर्स्ट सेक्शन में लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन में भी स्टडी कर चुके हैं कि डी और डेल को वी कैन इंटरचेंज, ये यूज़ होगा यहाँ पे कंसेप्ट है, तो वी कैन इंटरचेंज इट। ओके, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 19, स्टेट एंड प्रूव हैमिल्टन प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है? अब ये जो आर्टिकल है लास्ट के 3 4 मिलते जुलते आर्टिकल हैं, तो ध्यान रखना क्या पूछा हो पेपर में। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है? स्टेटमेंट, द इंटीग्रेशन ऑफ एक्शन, जो भी आपने स्टडी किया, एस इक्वल टू ए टू बी पी डी क्यू माइनस एच डी टी हैज़ अ स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू का मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी, हैज़ अ स्टेशनरी वैल्यू फॉर द नेचुरल मोशन। अब नेचुरल मोशन क्या होता है आपको पता है, नेचुरल मोशन मीन्स विच सेटिस्फाई हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बोलता है कि ये जो इंटीग्रल था आपका, इसकी स्टेशनरी वैल्यू होगी नेचुरल मोशन के लिए व्हेन एवर कंपेयर विद द एडजेसेंट मोशन हैविंग सेम एंड इवेंट्स। सेम एंड इवेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेम एंड इवेंट्स का मतलब कि u1 और u2 के ऊपर जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो सेम होगी, वेयर q इज इक्वल टू q1 q2 सोन q1, p इज इक्वल टू p1 p2 सोन pn। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये क्या बोलते हैं, ये इंटीग्रल ऑफ एक्शन जो था, अगर इसके पास स्टेशनरी वैल्यू है तो इट मस्ट सेटिस्फाई नेचुरल मोशन। इस कहने का मतलब कि अगर इसका नेचुरल मोशन है तो ये हमेशा स्टेशनरी वैल्यू देगा। स्टेशनरी वैल्यू देगा मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 होगी। एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। यहाँ क्या था, अगर स्टेशनरी वैल्यू तो नेचुरल मोशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कन्वर्सली क्या हो जाएगा, अगर नेचुरल मोशन सेटिस्फाई करेगा तो हमेशा स्टेशनरी वैल्यू देगा। इफ एस हैज स्टेशनरी वैल्यू फॉर एन आर्बिट्ररी वेरिएशन डेल पी डेल क्यू डेल टी एक्सेप्ट फॉर एंड पॉइंट्स देन द कर्व रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल मोशन। बोला अगर स्टेशनरी वैल्यू तो नेचुरल मोशन है, नेचुरल मोशन है तो स्टेशनरी वैल्यू है। स्टेशनरी वैल्यू का मतलब अगर इंटीग्रल की वैल्यू 0 है तो नेचुरल मोशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर नेचुरल मोशन सेटिस्फाई करेगा तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। तो देखते हैं बारी बारी से। गिवन इंटीग्रल ऑफ एक्शन इज देखा आपको, इंटीग्रेशन ए टू पी डी क्यू माइनस एच डी टी, लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं आप। अब यहाँ से डेल एस निकाला, स्मॉल वेरिएशन, डेल एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी फर्स्ट फंक्शन डेल ऑफ डी क्यू, फिर सेकंड फंक्शन डेल ऑफ पी, माइनस उसी तरीके से फर्स्ट फंक्शन डेल ऑफ डी टी माइनस सेकंड फंक्शन डेल ऑफ एच। तो इंटीग्रेशन ए टू बी पी डी इंटरचेंज कर दिया, डेल डी को डी डेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस टर्म को पहले लिख दिया, डेल डी को डी डेल कर दिया, ये टर्म लास्ट टर्म में लिख दिया हमने। क्लियर हो गया। उसके बाद अब इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, जो इंटीग्रेट हो था उसको इंटीग्रेट करो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, लिमिट फ्रॉम ए टू की, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। उसी तरीके से फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और लास्ट वाली दोनों टर्में एज इट इज़। उसके बाद क्या किया हमने, जो इंटीग्रेट हो चुकी टर्में, ये वही टर्म और ये वही टर्म, इनको इकट्ठा कर दिया, और बाकी जो टर्में वो सारी इकट्ठी कर दी एक इंटीग्रेशन के अंदर लेके आ गई, ये। ठीक है, 4 टर्में आ गई इकट्ठी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। उसके बाद दिया गया है हमें दे रखा है कि एडजेसेंट मोशन हैव सेम एंड इवेंट्स, मतलब एंड इवेंट्स सेम, एंड इवेंट्स से सेम है, मतलब एंड पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू जो वो सेम है। फंक्शन की वैल्यू सेम होगी तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब वैल्यू सेम होगी तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका डेल क्यू ए टू बी डेल टी ए टू बी दोनों 0 हो गए। ठीक है, तो ये दोनों खत्म हो गए, तो नंबर 2 में क्या बचा, सिर्फ ये इंटीग्रल बचा, नंबर 3, इसको यहीं स्टॉप कर दिया। अगेन हैमिल्टोनियन एच क्या होता है, एच क्या पी टी होता है, इसकी भी आपने वेरिएशन निकाल ली, डेल एच इक्वल टू कर लिया छोटे कर ली क्यू डेल क्यू प्लस कर लिया छोटे कर ली पी डेल पी प्लस कर लिया छोटे कर ली टी डेल टी। ठीक है जी, बेसिकली दिस इज समेशन रो इक्वल टू 1 to n, कर लिया छोटे कर ली क्यू रो डेल क्यू रो पता होना चाहिए आपको। उस तरीके से भी एक समेशन है। ओके, इस डेल एच को उठाया, अब ध्यान से सुन लेना जरा, इस डेल एच को उठाया, क्योंकि ये स्टेप डायरेक्ट किया है, यहाँ पे 2-3 स्टेप खाली हैं। इस डेल एच को उठाया, यहाँ रखा नंबर 3 में, और रखने के बाद फिर हमने डेल पी डेल क्यू और डेल टी के कोएफिशिएंट इकट्ठे किए। जैसे इस डेल एच की वैल्यू यहाँ रखी, यहाँ रखने के बाद
आपने क्या किया, यहाँ डेल पी, डेल क्यू और डेल टी के कोएफिशिएंट इकट्ठे किए, डेल पी, डेल क्यू, डेल टी के कोएफिशिएंट इकट्ठे किए और आप कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर डी क्यू मीन्स क्यू डॉट, मतलब ये सोच लो थ्रू आउट हमने डी टी से डिवाइड कर दिया, डी क्यू बटा डी टी क्यू डॉट हो गया, कर लिया छोटे, कर ली पी बचा, यहाँ पर डी पी बटा डी टी पी डॉट हो गया, कर लिया छोटे, कर ली क्यू बचा, डी टी से डिवाइड कर चुके हैं, डी एच बटा डी टी हो गया एच डॉट, कर लिया छोटे, कर ली टी डी टी से डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है, सिंस मोशन इज नेचुरल, मोशन आपको नेचुरल दे रखा है, अगर नेचुरल मोशन हो तो क्या होगा, नेचुरल मोशन में क्या बोलते हैं, कर लिया छोटे, कर ली क्यू माइनस पी डॉट के बराबर है, कर लिया छोटे, कर ली पी क्यू डॉट के बराबर है, कर लिया छोटे, कर ली टी एच डॉट के बराबर है, ये तीनों होते हैं, इनको यहाँ रखो, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, तो दिस इंटीग्रल बिकम्स जीरो मीन्स डेल एस इक्वल टू जीरो। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर नेचुरल मोशन है तो उस केस में डेल एस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, उसका कन्वर्स पार्ट में उल्टा हो जाएगा कि अगर डेल एस जीरो है मतलब एस के पास स्टेशनरी वैल्यू है तो इट ऑलवेज सेटिस्फाई नेचुरल मोशन, मतलब नेचुरल मोशन बनेगा। कंसिडर एस गिवन एस हैज स्टेशनरी वैल्यू फॉर एन आर्बिट्रेरी मोशन एक्सेप्ट फॉर एंड इवेंट्स टू प्रूव कर्व रिप्रेजेंट्स नेचुरल मोशन। तो लेट अस चूज वेरिएशन एस, ये आपको याद करना पड़ेगा। डेल क्यू लिया मैंने, पी डॉट प्लस कर लिया छोटे, कर ली क्यू इंटू कैपिटल एफ डेल बी, डेल पी लिया क्यू डॉट माइनस कर लिया छोटे, कर ली पी कैपिटल एफ डेल बी, डेल टी लिया मैंने एच डॉट माइनस कर लिया छोटे, कर ली टी एफ डेल बी, वेयर डेल बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ इज आर्बिट्रेरी फंक्शन अलॉन्ग कर्व सी सच दैट कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन जीरो। ये एफ इस तरीके से लिया कि ये पॉजिटिव है। अब इस नंबर 5 को उठाओ और नंबर 4 में पुट करो। ठीक है जी, ठीक है जी, नंबर 5 आ गया। अब इस नंबर 5 को उठाया और नंबर 4 में पुट कर दी। नंबर 4 में डेल क्यू, डेल पी और डेल टी की जगह ये वैल्यूज रख दी और वैल्यू रखने के बाद ये बन गया आपका, और सब में एफ डेल बी कॉमन आ गया तो एफ डेल बी बाहर आ गया इंटू डी टी, ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, नाउ अब क्या दे रखा है, मोशन स्टेशनरी दे रखा है, अगर स्टेशनरी तो उसका डेल एस जीरो हो जाएगा, अगर डेल एस जीरो होगा तो उसका ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, और ये इंटीग्रल जीरो होगा, और क्योंकि इस इंटीग्रल की हर एक टर्म पॉजिटिव है और पॉजिटिव टर्म का सम जीरो के बराबर है, इसका मतलब हर एक टर्म इंडिविजुअली जीरो के बराबर होगी। बचपन की बातें हैं ये। ठीक है, वही चीज़ की आगे, सिंस मोशन इज स्टेशनरी सो दिस इंटीग्रल इक्वल टू जीरो, दिस इंटीग्रल इक्वल टू जीरो मीन्स दिस फंक्शन इटसेल्फ इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ तो पॉजिटिव है, डेल भी पॉजिटिव है, तो ये जीरो हो नहीं सकता, इसका ये प्रोडक्ट जीरो होगा, ये वाली टर्म जीरो होगी। नाउ दिस इज द सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इसका मतलब इंडिविजुअली ईच टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो देख लो अभी यहाँ से क्यू डॉट क्या आ गया, कर लिया छोटे, कर ली पी, पी डॉट आ गया, कर लिया छोटे, कर ली क्यू विद नेगेटिव साइन, एच डॉट आ गया, कर लिया छोटे, कर ली टी, एंड दीज आर नथिंग बट दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हैमिल्टन, और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हैमिल्टन आर नोन एज gives these Hamilton equation gives natural motion, so simply motion is natural। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल है ये भी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन हैमिल्टन एंड लैग्रेंजियन थ्रू हैमिल्टन प्रिंसिपल। बोलता प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हैमिल्टन और लैग्रेंजियन में रिलेशन निकालो क्या होगा। यूजिंग हैमिल्टन प्रिंसिपल डिराइव लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हैमिल्टन। तो ये रिलेशन है कि हैमिल्टन प्रिंसिपल से आप लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? वी नो हैमिल्टोनियन इज एच इक्वल टू 1 to n क्यू रो डॉट पी रो माइनस कैपिटल एल। ठीक है, मीन्स एच इक्वल टू क्यू रो पी माइनस कैपिटल एल, ये वेक्टर फॉर्म है, ये आपकी ओपन फॉर्म है। आल्सो वी नो अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल, अभी प्रूव किया आपने, क्या प्रूव किया, डेल एस इज इक्वल टू जीरो, स्टेशनरी होती है ना स्टेशनरी, डेल एस इक्वल टू डेल ऑफ इंटेक्शन ए टू पी डी क्यू माइनस एच डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो डेल एस इक्वल टू डेल ऑफ इंटेक्शन ए टू बी पी डी क्यू माइनस एच डी टी इक्वल टू जीरो, मीन्स डेल ऑफ ए टू बी पी डी क्यू मीन्स डी टी से डिवाइड कर दिया, डी टी से डिवाइड किया, डी क्यू बटा डी टी, डी क्यू बटा डी टी बन गया आपका, क्या बन गया, क्यू डॉट माइनस एच डी टी इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका डेल ऑफ इंटेक्शन ए टू बी एल डी टी इक्वल जीरो। आपको पता है पी क्यू डॉट माइनस एच एल होता है, पी क्यू डॉट माइनस एच एल होता है। आपको अगर याद हो, जैसे आपने सेकंड सेक्शन स्टार्ट किया तो पहला रिजल्ट था ये, दिस इज नंबर 1। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि हैमिल्टन प्रिंसिपल में पूछ सकता है कि प्रूव दैट दिस रिजल्ट इक्वल जीरो। उसके बाद इसको स्टॉप कर दिया। नाउ एल लेके चले, एल इज फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट, उसका हमने वेरिएशन निकाल दी, डेल एल इक्वल कर लिया लोटे कर ली क्यू डेल क्यू प्लस कर लिया लोटे कर ली क्यू डॉट डेल क्यू डॉट। ठीक है, और ए टू बी इंटेक्शन ए टू बी डेल एल डी टी लेके चले, डेल बार कर दिया इंटेक्शन ए टू बी एल डी टी, एल की दिस इज फर्दर इम्प्लाइज नंबर वन से इंटेक्शन ए टू बी कर ली एल बटा कर ली क्यू डेल क्यू, ये
कुछ नहीं किया मैंने, ये जो है डेल एल की वैल्यू, ये डेल को अगर अंदर डेल एल डी टी या डेल ऑफ इंटेक्शन टू एल डी टी एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू ये डेल एल की वैल्यू कर लिया लोटे कर ली क्यू, डेल क्यू कर लिया लोटे कर ली क्यू डॉट, डेल क्यू डॉट यहाँ रख के जीरो हो गया, ये आ गया डी टी इक्वल जीरो नंबर 1 में। ठीक है जी, उसके बाद इनको अलग अलग कर दिया, इंटेक्शन ए टू भी कर लिया लोटे कर ली क्यू, डेल क्यू डी टी अलग हो गया, कर लिया लोटे कर ली क्यू डॉट, डेल क्यू डॉट है तो क्यू डॉट को भी कैन राइट डी क्यू बटे डी टी इंटू डी टी इक्वल जीरो, ये इंटेग्रल एज इट इज़ कर लिया लोटे कर ली क्यू डॉट, तो ये बन गया डेल ऑफ डी क्यू, डी टी कैंसिल हो गया, डेल ऑफ डी क्यू इक्वल जीरो, ये बन गया इंटेग्रेशन ए टू भी कर लिया लोटे कर ली क्यू, डेल क्यू डी टी एज इट इज़, प्लस इंटेग्रेशन ए टू भी कर लिया लोटे कर ली क्यू डॉट, इंटरचेंज कर दिया, डेल और डी को इंटरचेंज कर दिया, डी ऑफ डेल क्यू इक्वल जीरो, ये एज इट इज़, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में क्या हुआ, ये एंड पॉइंट के इवेंट्स सेम है तो ये रिजल्ट गोज आउट, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या, एक टर्म ये बची और एक टर्म ये बची, और इन दोनों को हमने क्लब कर दिया, पहली और थर्ड टर्म को क्लब कर दिया। ठीक है, इंटेक्शन ए टू बी कर ली एल बटा कर ली क्यू माइनस डी डी टी ऑफ कर ली एल बटा कर ली क्यू डॉट होल इंटू डी क्यू डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू जीरो, दिस होल इंटेग्रल इक्वल टू जीरो, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ दिस टर्म इज इटसेल्फ इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तो जीरो होगा नहीं, तो कर लिया एल बटा कर ली क्यू माइनस डी डी टी ऑफ कर लिया एल बटा कर ली क्यू डॉट इक्वल जीरो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, एंड दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इज योर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, उसके बाद 21 नंबर, इफ हैमिल्टन एच क्यू रो पी रो टी इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम टी, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, अगर बोलता है कि ये टी का फंक्शन नहीं है तो उस केस में एच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो सिंपल है, ये भी क्वेश्चन कहीं यूज़ होगा। एच इधर रखा है, डी एच बटे डी टी डिफरेंशियल फॉर्म निकाली इसकी, रो इक्वल टू 1 to 1 कर लिया छोटे कर ली क्यू रो डॉट आपको पता है अभी, कर लिया छोटे कर ली पी रो डॉट कर लिया छोटा कर ली टी, बट हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन कर लिया छोटे कर ली क्यू रो माइनस पी रो डॉट, ये प्लस क्यू रो डॉट, देयरफॉर नंबर 1 इंप्लाइज, इसको उठाओ, इन दोनों को उठाओ, इन दोनों को उठाओ और यहाँ रख दो, तो क्या बन जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल आउट, तो बचेगा कर लिया छोटे कर ली टी, डी एच छोटे डी टी इक्वल कर लिया छोटे कर ली टी, बट एच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टी, अगर टी का फंक्शन नहीं है तो इसका कर लिया छोटे कर ली टी जीरो हो गया, इसका डी एच छोटे डी टी जीरो हो गया, इसका एच कॉन्स्टेंट हो गया, तो सिंपल सा सवाल है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये भी कई बार पूछा गया पेपर में, स्टेट एंड प्रूव हैमिल्टन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम में हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या होता है, इन अ कंजर्वेटिव सिस्टम फॉर विच कर लिया छोटे कर ली टी इक्वल जीरो, मतलब एच कॉन्स्टेंट हो गया, हैमिल्टन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेल ऑफ इंटेग्रेशन पी डी क्यू इक्वल जीरो, मतलब वेरिएशन इन दिस रिजल्ट, डेल मीन्स वेरिएशन इन दिस रिजल्ट इक्वल जीरो means variation for a natural motion provided that the end configuration are fixed configuration, मतलब end point जो हम fix कर दें, and h has in the varied motion the same constant value for which it has in the natural motion, मतलब हो रहा है कि वेरिड मोशन में और नेचुरल मोशन में इस h की वैल्यू जो हो वो सेम होगी, तो उस केस में ये रिजल्ट हमेशा जीरो के बराबर होगा, मतलब ये वेरिएशन जो होगी पी डी क्यू में वो हमेशा जीरो होगी। तो सिंपल है, डेल ऑफ इंटेक्शन पी डी क्यू लेके चले, डेल को अंदर ले गए, डेल ऑफ पी डी क्यू, तो डेल ऑफ पी डी क्यू डिफरेंशियल कर दो, क्या बनेगा, डेल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डेल पी डी क्यू प्लस पी, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चलेगा ना, दिस इज फर्स्ट फंक्शन दिस इज सेकंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन डेल ऑफ डी क्यू, फिर सेकंड फंक्शन डेल ऑफ पी, फिर डेल पी डी क्यू प्लस पी टाइम डी और डेल इंटरचेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटरचेंज करके इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। और हमें पता है कि पी डेल क्यू जो इंटीग्रेट हो चुका है, इट इज़ समवेयर फ्रॉम ए टू बी होता है हमेशा ये, तो एंड पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो दिस गोज आउट, वी लेफ्ट विद दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसको कर दीजिए नंबर 1। लेकिन मोशन क्या हमें नेचुरल दे रखा है, इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट कि मोशन नेचुरल है, अगर मोशन नेचुरल तो क्या हो, कर लिया छोटे कर ली पी इक्वल टू क्यू डॉट, कर लिया छोटे कर ली क्यू विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू पी डॉट, क्यू डॉट मीन्स डी क्यू बटा डी टी होना था, तो डी टी को मैं साइड लेके आगे कर लिया छोटे कर ली पी डी टी, डी पी इज इक्वल टू माइनस कर लिया छोटे कर ली क्यू डी टी, आल्सो कर लिया छोटे कर ली टी इक्वल जीरो दे रखा है स्टेटमेंट में भी, कर लिया छोटे कर ली टी जीरो है,
तो उठाओ इन सबको नंबर 1 में पुट कर दो। नंबर 1 क्या था, डेल ऑफ इंटीग्रेशन पी डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि लिमिट होगी इसकी डेल पी इंटू डी क्यू पुट कर दिया, कर लिया छोटे कर ली पी डी टी, माइनस उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन इकट्ठी कर दी है, डेल क्यू एज इट इज़ डी पी की वैल्यू पुट कर दी, कर लिया छोटे कर ली क्यू डी टी। उसके बाद दोनों में डी टी कॉमन ले लिया, ये आ गया। उसके बाद इसको हमने नंबर 2 दे दिया, ठीक है जी। अगेन अब एच हमें पता है, अगेन एच होता है हमारा फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, तो इसकी वेरिएशन क्या आ गई, कर लिया छोटे कर ली पी डेल पी प्लस कर लिया छोटे कर ली क्यू डेल क्यू। अब इसको उठाओ और नंबर 2 में रख दो, ये सेम चीज़ नंबर 2 में है, तो नंबर 2 में रखे तो डेल ऑफ इंटीग्रेशन पी डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी डेल एच डी टी, लेकिन एच कांस्टेंट दे रखा है, अगर एच कांस्टेंट है तो उसका डेल एच वेरिएशन 0 हो जाएगी, इसका ये 0 हो गया, इसका डेल ऑफ इंटीग्रेशन पी डी क्यू 0 हो गया, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन, स्टेट एंड प्रूव मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल। अब मॉडिफाइड प्रिंसिपल क्या है इसका देखो जरा, इट स्टेट्स दैट द एक्चुअल पाथ इज सच दैट, जो एक्चुअल पाथ है इसका वो है डेल ऑफ T1 टू T2 पी क्यू डॉट माइनस एच डी टी इज स्टेशनरी, मतलब ये चीज़ इस इंटीग्रल की वैल्यू एक्चुअली 0 होती है, दैट इज दिस इज 0 फॉर आर्बिट्रेरी वेरिएशन ऑफ द पाथ विद द रिस्ट्रिक्शन दैट डेल क्यू वैनिशेस, मतलब कंडीशन क्या लगाई, डेल क्यू सारे अगर ख़त्म हो जाएं एट ए फिक्स्ड टाइम T1 एंड T2 डेल पी नीड नॉट बी 0, मतलब डेल क्यू 0 हो जाए लेकिन डेल पी की कोई ज़रूरत नहीं, डेल पी 0 हो जाए तब भी ठीक है, नहीं होता भी कोई दिक्कत नहीं, नीड नॉट बी 0 एट दैट एंड पॉइंट्स एंड आल्सो कर लिया छोटा कर ली पी इक्वल 0, देन वी हैव 2 कैनोनिकल इक्वेशंस। 2 कैनोनिकल इक्वेशंस वो जो होती थी इसकी हैमिल्टन की जो कैनोनिकल इक्वेशन होती, बोलता कि अगर ये चीज़ 0 हो जाए तो वी हैव ऑलवेज कैनोनिकल इक्वेशंस, ये चीज़ अगर 0 हो जाए, ये इंटीग्रल 0 हो जाए तो उस केस में इसको सॉल्व करके जो बनेगा वो हमेशा कैनोनिकल इक्वेशन बनेगी हैमिल्टन की, दैट इज़ मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो लेके चलते हैं, लेट कैपिटल एल बी लैग्रेंजियन सच दैट, मैंने एल लैग्रेंजियन इस तरीके से लिया कि वेरिएशन फ्रॉम T1 टू T ऑफ एल इज इक्वल टू 0, ये मैंने ले ली, ठीक है जी। नाउ वी नो एच ऑफ क्यू पी टी, अब ये चीज़ें पता है आपको, सारी चीज़ें अब खत्म हो रहा है, सिलेबस ध्यान रखना। क्यू मीन्स Q1 Q2 सो ऑन Qn, पी मीन्स P1 P2 सो ऑन Pn, तो ये पी क्यू डॉट, ये फार्मूला होता है शुरू में किया था आपने राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, एच इक्वल टू पी क्यू डॉट माइनस एल क्यू डॉट टी टी, तो यहाँ से एल निकाल लिया, एल क्यू डॉट टी इज इक्वल टू पी क्यू डॉट एच क्यू पी टी, ठीक है। इस एल को उठाया, इस एल की वैल्यू को उठाया और नंबर 1 में रख दिया, और नंबर 1 में रखने के बाद इस डेल से अंदर अब ऑपरेट कर दिया, डेल ऑफ पी क्यू डॉट एंड डेल ऑफ दिस, तो डेल ऑफ पी क्यू डॉट प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट फंक्शन क्यू डॉट इंटू डेल ऑफ पी प्लस पी इंटू डेल ऑफ क्यू डॉट, उसी तरीके से डेल ऑफ एच डी टी इक्वल टू 0, सो इंटीग्रेशन T1 टू T2 डेल पी क्यू डॉट मीन्स डी क्यू बटा डी टी आएगा बेसिकली, पी डेल ऑफ क्यू डॉट मीन्स डी क्यू माइनस डेल एच इंटू डी टी इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन T1 टू T2 डेल पी डी क्यू प्लस पी डी और डेल को फिर इंटरचेंज कर दिया, डी टी माइनस डेल एच के इंटीग्रेशन को अलग कर दिया हमने इक्वल टू 0। उसके बाद ये फर्स्ट वाली इंटीग्रेशन एज इट इज़ और इसको इंटीग्रेट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब आप देख रहे हैं बार बार ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए, लिमिट फ्रॉम T1 टू T2 माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट डीपी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लास्ट टर्म डेल एच इंटीग्रेशन T1 टू T2 कर ली एच बटा कर ली पी डेल पी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। डेल एच निकालें यहाँ से, डेल एच कैसे निकाला, एच क्या होता है, एच ऑफ पी कॉमा क्यू, तो डेल एच क्या आ जाएगा, कर लिया छोटे कर ली पी डेल पी प्लस कर लिया छोटे कर ली क्यू डेल क्यू, तो इस डेल एच की जगह हमने ये डेल एच की वैल्यू रख दी, कर लिया छोटे कर ली पी डेल पी प्लस कर लिया छोटे कर ली क्यू डेल क्यू होल इंटू डी टी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। उसका फिर इंटीग्रेशन T1 टू T2 डेल पी, ये आ गया डी क्यू बटा डी टी से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन T1 टू T2, ये बड़ा रिजल्ट खत्म हो जाएगा, ये वेरिएशन खत्म हो जाती है, आपको पता हर क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं आप, माइनस इंटीग्रेशन T1 टू T2 डेल क्यू
डी पी बटा डी टी इंटू डी टी माइनस टी वन टू टी टू कर लिया छोटा कर ली पी डेल पी प्लस कर लिया छोटा कर ली क्यू डेल क्यू इंटू डी टी इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से डेल पी के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए। डेल पी का ऑप्शन एक ये है, डेल पी का एक ऑप्शन ये है, ये आ गया। तो डेल क्यू के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए। डेल क्यू के ऑप्शन एक ये है और ये है। डेल पी और डेल क्यू के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए। एंड डी क्यू बटा डी टी इज नथिंग बट दिस इज क्यू डॉट कर लिया छोटे कर ली पी, डी पी बटा डी टी इज नथिंग बट पी डॉट कर लिया छोटे कर ली क्यू, डेल क्यू डी टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ दिस होल इंटीग्रल इक्वल टू जीरो मीन्स दिस टर्म इज इटसेल्फ इक्वल टू जीरो, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इंटीग्रल अगर जीरो तो एक फंक्शन को जीरो होना चाहिए, इसका ये जीरो हो गया, विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ वो टर्म जीरो, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म जीरो सेकंड टर्म जीरो। और यहाँ से क्यू डॉट आ गया कर लिया छोटे कर ली पी, यहाँ से पी डॉट आ गया माइनस कर लिया छोटे कर ली क्यू, विच आर द रिक्वायर्ड कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। Hence, if we assume validity of Hamilton principle, then there exist two canonical equations. ये आ गई, मतलब अगर वो उसका हम वेरिएशन जीरो के बराबर लेके चलें तो देर इज ऑलवेज एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू कैनोनिकल इक्वेशंस। सो दिस इज़ द आर्टिकल। इसी के साथ ये सेकंड सेक्शन ख़त्म और थर्ड सेक्शन देखेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक यू वेरी मच।